अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे नावल्स आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो आइए जी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने नावल का आगाज़ करते हैं। लास्ट हमने नावल स्टॉप किया था 755 नंबर पेज था जी। नावल का नाम है अंतुल हयात और इस नावल को लिखा है शहजादी भट्ट ने और इस नावल की है आज 8वीं एपिसोड। ठीक है जी, यहाँ पे ख़त्म हुआ था जी। यहाँ पे चले आए जी, शुरू करते हैं। हशमत अली हवेली से लौटा। वो बाहर सहन में बैठकर पानी पी रहा था। पास ही कुर्सी पर हारिब बैठा मोबाइल पर टाइपिंग कर रहा था। अरूब हिचकिचाते हुए हशमत अली के पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटी, कुछ चाहिए? हशमत अली ने परेशान खड़ी अरूब से पूछा, जो खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। हारिब ने उसे टेढ़ी नज़रों से देखा। सुर्ख जोड़े में अरूब का दुधिया रंगत दमक रहा था। हारिब सर झटक कर फिर से टाइपिंग करने लगा। वो आप हवेली गए थे ना, तो बाबा कैसे हैं? बलाज खानजादा का पूछते अरूब की आवाज़ में नमी घुल गई। हारिब ने इस पर गुस्से से अरूब की तरफ देखा। सरदार साईं ठीक है, कल हवेली में रुखसती है तो इसी की तैयारियां चल रही हैं। हशमत अली ने संजीदगी से बताया। अब वो अरूब से क्या कहता कि इतने सालों की वफादारी के बाद आज पहली बार बालाज खानजादा ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी। रुखसती के जिक्र पर अरूब की आंखें छलक पड़ीं। कितने अरमान थे उसके अपने लाला की शादी के। आज मेहंदी होगी हवेली में। अरूब ने उदास लहजे में पूछा। नहीं, कल रात जो कुछ भी हुआ इस वजह से सरदार साईं ने सिर्फ रुखसती का ऐलान कर दिया है। हशमत अली ने गहरा सांस लेते कहा तो अरूब का दिल मजीद तकलीफ से भर गया। उसकी वजह से उसके लाला और इबादत खाने की रुखसती कितनी सादगी से हो रही थी। इतनी ही याद आ रही है इनकी तो वापस चली जाओ। हारिब ने नज़रें मोबाइल पर मरकूज करते तनजन कहा। हशमत अली ने घूर कर हारिब की तरफ देखा। तुम चुप नहीं रह सकते हारिब पुत्र? हशमत अली ने हारिब को आंखें दिखाई। मैं तो कल रात से चुप ही हूँ दादा साईं। जिस दिन मेरी ज़बान खुली आपकी इस अरूब बेटी को ऐसी चुप लगेगी कि कब्र तक अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। हारिब ने खड़े होते अरूब की तरफ घुसीली निगाहों से देखा और अपने कमरे में चला गया। अरूब बेआवाज़ आंसू बहाती वहीं खड़ी रह गई। दिमाग उसका हवेली में ही अटका हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था उड़कर चली जाए और अपने बहरोज़ लाला और इबादत खाने की रुखसती की तकरीब में शामिल हो जाए। अरूब बेटी तुम फिक्र नहीं करो, मैं सरदार साईं से बात करता हूँ। इन्हें कहता हूँ कि तुम्हें भी कल की तकरीब में शामिल होने की इजाज़त दे दें। हशमत अली ने अरूब के दिल की बात समझते खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बाबा, नहीं बाबा नहीं मानेंगे, उल्टा आपसे खफा होंगे, आप रहने दें। अरूब ने सिसकते हुए कहा और हारिब के पीछे कमरे में चली गई। कमरे में हारिब जैसे उसके इंतज़ार में ही बैठा था। अरूब को देखकर वो फिर से शुरू हो गया। मेरे बच्चे की मामा को मेके की याद आ रही है। हारिब ने अरूब की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते मसनूई लाड से कहा। अरूब ने भीगी आंखों से हारिब की तरफ देखा। इतनी ही फिक्र थी अपने लाला की रुखसती की तो मुझे जलील करने से पहले एक बार इनका ही सोच लेती। हारिब ने अरूब के चेहरे का झटका देते छोड़ा। हारिब मुझे कल की तकरीब में शामिल होना है। अरूब ने रोते हुए हारिब से अपने दिल की बात की। क्यों? एक ही दिन में सारी हवा निकल गई। हारिब ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अरूब की तरफ उछाली। हारिब मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे कल हवेली ले जाओ। अरूब ने हारिब का हाथ पकड़ते सिसकते हुए कहा। ठीक है ले जाऊँगा, पर एक शर्त पर। हारिब ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा जो अरूब के हाथ में था। कैसी शर्त? अरूब का दिल अनजाने खौफ से लर्जा। अगर तुम कल सबको सच बताओगी तभी मैं तुम्हें हवेली ले जाऊंगा। हारिब का लहजा सख्त नहीं था पर नरम भी नहीं था, जबकि हारिब की बात पर अरूब ने एकदम हारिब का हाथ छोड़ दिया। अगर वो सबको सच बताएगी तो यकीनन हारिब उसे छोड़ देगा, यहाँ तक कि हवेली में भी सब उसे हारिब से अलग कर देंगे। कल तो बच्चे के नाम पर बलाज खानजादा ने उसका निकाह पढ़वा दिया। सच सुनकर वो पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। नहीं हारिब, तब मुझे तुमसे अलग कर देंगे और तुम भी मुझे छोड़ दोगे। अरूब ने आंखों में खौफ लिए डरते डरते कहा। वो तो वैसे भी मैं तुम्हें एक दिन छोड़ दूंगा, किसी भूल में मत रहना तुम।
हारिब ने गुस्से से लब भींचे। अरूप फूट फूट कर रोने लगी। रोना बंद करो, सख्त जहर लगती हो मुझे जब तुम मगरमच्छ के आंसू बहाती हो। दिल तो चाहता है थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। हारिब की आंखें गुस्से से लाल हुईं। हाँ, ये कसर रह गई है, पूरी कर दो। कल रात से दोबारा तुम्हारे जुल्म का निशाना बन चुकी हूँ। कल रात से 2 बार तुम्हारे जुल्म का निशाना बन चुकी हूँ। अब भी कुछ करना है तो कर लो। कल भी इतनी पेन हुई, अभी भी हो रही है, मज़ीद सह लूँगी मैं। अरूप ने बच्चों की तरह सूं सूं करते कहा। आदत डाल लो सहने की। अभी तो मैं दादा साईं की वजह से नरमी बरत रहा हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना अरूप, अपनी टूटती हड्डियाँ, चीखें और आंसू गिनती रह जाओगी। हारिब का दिल अरूप के आंसुओं पर भी नहीं पिघला था। हारिब, नाम मत लिया करो मेरा। जब मेरा नाम लेती हूँ अपने नाम से नफरत महसूस करता हूँ मैं। हारिब गुस्से से चिल्लाया तो अरूप डर कर 2 कदम पीछे हुई। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना तुम्हारा ये सूट भी तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर सलामत नहीं रहेगा। हारिब ने अरूप का बाजू दबोचे कहा। फाड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। गुस्से से ही तुम्हारे होंठ मेरे जिस्म का लम्स तो महसूस करते हैं। अरूप ने दर्द से बिलबिलाते कहा। हारिब की उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त हो रही थी, पर अरूप की इतनी खुल्लम खुल्ला बात पर हारिब की ज़बान तालू से चिपक गई। वह हैरत से अरूप की तरफ देखने लगा। शायद उसे अरूप से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बीवी हूँ तुम्हारी। नफ़रत से, प्यार से, जैसे चाहो हक ले लो, मैं नहीं रोकूंगी। अरूप ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो हारिब ने उसे झटके से बेड पर धक्का दे दिया। बहुत शौक है तुम्हें हक लेने का। जिस दिन मैंने अपना हक ले लिया तो मैं चलने फिरने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरी ज़रा सी सख्ती पर अभी तक तुम्हारा दर्द ख़त्म नहीं हुआ। पूरी सख्ती करने पर आया तो सोचो फिर क्या हालत होगी तुम्हारी। हारिब कहकर जाने लगा, पर अरूप की बात पर उसके कदम थम गए। सीधी तरह कहें, डर लगता है मेरी कुर्बत से, आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अरूप ने हल्की सी आवाज़ में मिनमिना कर कहा तो हारिब की हैरत से इंतहा ना रही। वो गुस्से से मुट्ठियाँ और लब भींचता कमरे से निकल गया। अरूप को जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं था। हारिब अगर उसे कुछ कहता तो वो आगे से मज़ीद बेबाक हो सकती थी, क्योंकि अरूप से अब किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती थी। जबकि अरूप बैठे अपनी ही कही बातों पर शर्मिंदा हो रही थी। मैंने कौन सा किसी अरे गहरे से बोला है, अपने महरम से की है मोहब्बत भरी बातें। अरूप ने सोचते खुद को पुरसकून किया, पर उसे नई फिक्र लाहक हो गई थी। वो कल हर हाल में हवेली जाना चाहती थी, पर कैसे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अरूप सारी रात सो न सकी। उसे रह रहकर हवेली की याद आ रही थी। वो फर्श पर अपने बिस्तर पर लेटे बेआवाज़ रोती रही। हारिब उसका रोना साफ महसूस कर रहा था, पर मजाल है जो उसने तसल्ली के 2 बोल बोले हों। वो सख्त दिल किए लेटा रहा, पर सोया वो भी नहीं। इबादत बेड पर रुखसती का जोड़ा रखे उसे यकटक देखे जा रही थी। आज उसकी रुखसती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो आज खुश हो या नहीं। बहरोज़ खानज़ादा ने कल अपने दिल की बात तो कही, पर वो सही वक्त नहीं था। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ क्या? मैं एक लड़की हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं जिनकी इन्हें फ़िक्र ही नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊँ वो अजियत भरी रात। ज़रा सा भी तरस नहीं खाया उन्होंने मुझ पर, और अब चाहते हैं मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर वक्त के साथ सब्र आ जाता है। मुझे भी आ ही जाएगा, पर वो अजियत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सवाए सब्र के कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं गलत होती तो क्या बहरोज़ मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर देते? मुझे भी तो कोई समझे। मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। मैं अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। इबादत हाथों में चेहरा छुपाए सिसकने लगी। पूरी हवेली जगमगा रही थी, पर उस सब के बावजूद सबके चेहरे और दिल उदास थे, और वजह थी इस हवेली की रौनक। अरूप, बाबा मैं चाहता हूँ अरूप भी आज के फंक्शन के लिए हवेली आए। बलाज खानज़ादा अपने कमरे में सर झुकाए गुमसुम बैठा अरूप अपने और उसके कपड़े निकाल रही थी, जब बहरोज़ खानज़ादा ने आकर इल्तिजाइया अंदाज में कहा। बलाज खानज़ादा ने सर उठाकर खूनख्वार नज़रों से बहरोज़ खानज़ादा को घूरा। रूप ने पलटकर एक नज़र बलाज खानज़ादा और फिर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। तुम्हारे लिए आज खुशी का दिन है। मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो तुम्हें बुरा लगे। बलाज खानज़ादा ने खड़े होकर अपनी घड़ी उतारते सख्त लहजा सख्त होने से रोका। आपको जो कहना है कह लें, लेकिन प्लीज़ अरूप को बकवास बंद करो अपनी, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बलाज खानज़ादा ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारा तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे गिर गईं। परफ्यूम टूट कर बिखर गए और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जबकि बलाज खानज़ादा के इतने सख्त रिएक्शन पर रूप खौफ से 2 कदम पीछे हुई।
پر بہروز خانزادہ بنا ہلے سنجیدگی سے کھڑا رہا۔ شاید وہ خود کو ان سب کے لیے تیار کر کے لایا تھا۔ بابا میری ایک ہی تو بہن ہے، نازوں سے پالا ہے اسے، آپ ہی نے کہا تھا نا میرے لیے آج خوشی کا دن ہے، تو پھر میری بات مان لیں، اروپ کو صرف آج کے لیے حویلی آنے دیں، اجازت دے دیں۔ بہروز خانزادہ نے منت بھرے انداز میں کہا، مر گئی ہے وہ میرے لیے، ایسا نہ کہو کہ میں تم سے بھی ہر رشتہ ختم کر لوں، ایسا نہ ہو کہ میں تم سے بھی ہر رشتہ ختم کر لوں، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ بلاج خانزادہ نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور صوفے پر پڑی اجرک پکڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی روپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماما مت روئیں، اب دیکھنا ایک دن بابا اروپ کو خود حویلی لے کر آئیں گے۔ بہروز خانزادہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر روپ کو اپنے ساتھ لگایا۔ بہروز مجھے کچھ تو اس کے بارے میں بتاؤ، وہ جس حال میں ہے خوش بھی ہے یا نہیں؟ روپ نے بہروز خانزادہ کے سینے سے لگتے سسکتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں، آپ روئیں تو نہیں؟ بہروز خانزادہ نے اپنے ماما روپ کے آنسو صاف کرتے کہا۔ پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے، کتنے خوش تھے ہم سب، روپ کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ انشاءاللہ ہماری خوشیاں بھرے دن پھر سے آئیں گے، آپ بس دعا کیا کریں اور پریشان نہیں ہوں۔ بہروز خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا، پر روپ ماں تھی، اسے 2 دن سے صبر ہی نہیں آ رہا تھا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اسے اپنی اولاد کی طرف سے اتنا بڑا دکھ جھیلنے کو ملے گا۔ اوپر سے بلاج خانزادہ بھی اس کے ساتھ سخت رویہ رکھے ہوئے تھا، جیسے ان سب میں روپ کا ہی قصور ہو۔ بہروز خانزادہ وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ بلیک اجرک کندھوں پر رکھ کے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، خود پر پرفیوم سپرے کرتا اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ لان میں بنے اسٹیج کی طرف تھا۔ مصطفیٰ نے اسے کہا کہ وہ شیروانی پہنے، پر بہروز خانزادہ نے صاف منع کر دیا۔ ایک تو عروب فنکشن میں شامل نہیں ہو رہی تھی، دوسرا جسے وہ رخصت کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا وہ خوش ہی نہیں تھی۔ وہ بہروز خانزادہ کی محبت کو ہوس کا نام دے چکی تھی۔ بہروز خانزادہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ کتنی بار معافی بھی مانگ چکا تھا، پر عبادت نے معاف نہیں کرنا تھا، اس نے نہیں کیا۔ بہروز خانزادہ اسٹیج پر جا کر بیٹھ گیا، مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر بلیک شلوار قمیض کے ساتھ بلیک ہی اجرک لی تھی۔ بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ دونوں ہی اسٹیج پر صوفے پر بیٹھے بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ آنے والے مہمان خان حویلی کے ان 2 شاندار مردوں کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عبادت کو بیوٹیشن تیار کر کے جا چکی تھی، وہ ریڈ لہنگے میں برائڈل میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے صبح سے عروب کی کمی محسوس ہو رہی تھی، پر وہ خاموش تھی، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی بلاج خانزادہ کے آگے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عبادت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی جب الفت مسکرا کر کمرے میں آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الفت کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ ماما آپ رو رہی ہیں؟ عبادت نے الفت کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ الفت بھی عبادت کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے تک لے آئی۔ عبادت نے صوفے پر بیٹھتے سوالیہ نظروں سے الفت کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتہ ہے عبادت، جب میری شادی ہوئی تھی میں ناسمجھ تھی، رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، انہیں کیسے پروان چڑھانا ہے، مجھے ان سب باتوں کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ میں بس اتنے میں ہی خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے، پر میرا نصیب ایسے انسان سے جڑا جس نے مجھے رشتوں سے نفرت کروا دی، جس نے میری زندگی کے خوبصورت دن اذیتوں سے بھر دیے۔ الفت کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ عبادت خاموشی سے الفت کی باتیں سن رہی تھی۔ اس اذیت بھرے وقت میں مجھے مصطفیٰ کا ساتھ ملا، میں پھر سے سب بھلا کر جینے لگی، مجھے جیسے مصطفیٰ کے روپ میں جینے کا سہارا مل گیا، پر میری اذیتیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ جانتی ہو کیوں؟ الفت نے عبادت کی طرف دیکھتے کہا، تو عبادت نے سوالیہ نظروں سے الفت کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں طلاق کے دھبے سے ڈرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی مجھ پر طلاق کا لیبل لگے۔ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی جی جان سے کوشش کی، پر جب سامنے والا ہی نبھانا نہیں چاہتا تھا تو میں اکیلی کچھ نہ کر سکی۔ الفت کے دماغ میں ماضی گھوم رہا تھا، آج وہ خود اپنے زخم تازہ کر رہی تھی جو اسے شہروز نے دیے تھے۔ پھر وہی ہوا جس سے میں ڈرتی تھی، مجھے طلاق دے دی گئی۔ الفت نے کرب سے آنکھیں بند کی، اس بار عبادت کے آنسو بھی نکل پڑے۔ اس نے الفت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دباتے اسے تسلی دی۔ سب مجھے ہی غلط سمجھتے تھے، جیسے میں خود چاہتی تھی مجھے طلاق ہو۔
वो इंसान मुझे दिन रात मारता था। मैंने फिर भी वो रिश्ता निभाना चाहा, पर लोगों को लगता था उल्फत ही गलत है। मुझे नफरत हो गई थी हर मर्द ज़ात से। मेरा एतबार उठ गया था, और क्यों ना उठता। मेरा एतबार तोड़ने वाला, मुझे रौंदने वाला मर्द ही था। मैंने सब्र किया और अल्लाह पर छोड़ दिया, और इस सब्र का मुझे बहुत खूबसूरत सिला मिला। फिर पता है मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन शुरू हो गए। उल्फत ने भीगी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बाबा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी मोहब्बत और खुशियों से भर दी। उल्फत के लहजे में महबूब खानज़ादा के लिए बेहद मोहब्बत थी, जिसे इबादत महसूस कर रही थी। बहरोज़ बहुत अच्छा है, थोड़ा गुस्से वाला और जज्बाती है, पर दिल का बुरा नहीं है। बहरोज़ के नाम पर इबादत की आंखें नम हुई। गुड़िया, मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते को दिल से निभाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारा निकाह बहुत जल्दी में हुआ था, तुम्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, पर आज तुम्हारी रुखसती है, तुम्हारी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है। मुझ पर तो तलाक का लेबल लग गया, पर मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ। इबादत की हल्की सी सिसकी निकली, जैसे वो फौरन दबा गई। बहरोज़ तुम पर गुस्सा करे, तुमसे खफा हो, तुम कभी भी उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करोगी। चाहे कुछ भी हो जाए गुड़िया, तुम ये रिश्ता हर सूरत निभाओगी। मुझसे वादा करो। उल्फत के आंसू रवानी से बह रहे थे। मामा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये रिश्ता दिल से निभाऊंगी, लेकिन अगर बहरोज़ ने ना निभाया तो। इबादत ने रोते हुए कहा। इसका अपना दिल खौफ से कांप रहा था। वो बहरोज़ खानज़ादा से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, पर बहरोज़ खानज़ादा का बदलता मिजाज उसे परेशानी में मुब्तला कर देता था। अल्लाह ना करे गुड़िया, उल्फत ने तड़प कर कहा तो इबादत उल्फत के सीने से लग गई। मामा, बहरोज़ के मिजाज की मुझे समझ नहीं आती। कभी ऐसा लगता है इन्हें किसी और से मोहब्बत है, पर कभी ऐसे महसूस करवाते हैं इन्हें मुझसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। इबादत ने उल्फत के सीने से लगे खोए हुए लहजे में कहा, तुमसे किसने कहा कि बहरोज़ किसी और से मोहब्बत करता है? उल्फत ने हैरत से पूछा। मैंने खुद महसूस किया, और मैं जानती हूँ वो किसी और में इंटरेस्टेड थे। इबादत ने पुरयकीन लहजे में कहा, तुम छोड़ो इन बातों को। अब तुम बहरोज़ खानज़ादा की बीवी हो। वो किस में इंटरेस्टेड था, किस में नहीं, वो सब माजी था। मेरी एक बात याद रखना गुड़िया, तुम कभी भी बहरोज़ खानज़ादा से उसके माजी के मुतल्लिक बात नहीं करोगी। अब बस ये एहसास दिलाना कि तुम उसकी बीवी हो, उसका हाल भी और मुस्तकबिल भी। उल्फत ने इबादत को प्यार से समझाया तो इबादत ने हल्का सा सर हिला दिया। मामा, आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हमेशा ये रिश्ता निभाएगी, और बहरोज़ की आप फिक्र नहीं करें। मुझे यकीन है वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इबादत ने उल्फत के आंसू साफ करते उसे तसल्ली दी तो उल्फत मुस्कुरा दी। ममानी, आप यहाँ हैं? नीचे मामू आपको ढूंढ रहे हैं। महर धड़म से दरवाज़ा खोलकर आंधी तूफान बनकर आई। वो पैरों तक छूती ब्लैक फ्रॉक पहने बहुत ही मासूम और हसीन लग रही थी। महर की बात पर उल्फत मुस्कुरा कर उठी और इन्हें जल्द ही नीचे आने की हिदायत देकर चली गई। गुड़िया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज। तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज तो बहरोज़ की खैर नहीं, महर ने शरारत से कहा। खानी, आज आप भी सरापा क़यामत बनी है। मुस्तफ़ा लाला की भी खैर नहीं। इबादत ने दूबदू जवाब दिया तो महर के गाल शर्म से सुर्ख टमाटर हुए। माशाअल्लाह। इबादत ने महर के चेहरे पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत के रंग देखकर हल्की सी आवाज़ में माशाअल्लाह बोला। अरूप सुबह से ही उदास फिर रही थी। दिल दिमाग हवेली में ही अटका था। हारिब आता जाता उसे झांकती नज़रों से देख रहा था, पर वो खामोश था। शायद अरूब के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। हशमत अली सुबह ही हवेली चला गया था। ज़रीना रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरूब कमरे में बेड पर बैठी सबको याद कर रही थी। कौन कैसा लग रहा होगा, कोई उसे याद भी कर रहा होगा या नहीं, पर अरूब सबको याद कर रही थी। हारिब फ़ोन पर किसी से बात करता कमरे में आया तो अरूब गुमसुम बैठी थी। उसने हारिब के आने का भी नोटिस नहीं लिया। हारिब फ़ोन बंद करके अलमारी की तरफ बढ़ा। 5 मिनट बाद वो चेंज करके आया तो अरूब इसी पोजीशन में बैठी थी। जिंदा हो? हारिब ने अरूब के आगे चुटकी बजाई तो वो चौंक कर हारिब की तरफ देखने लगी। ख्वाब देख लिए हों तो बेड से उठो, मुझे लेटना है, हारिब ने संजीदगी से कहा तो अरूब बिना उसे जवाब दिए बेड से खड़ी हो गई। हारिब ने हैरत से अरूब की तरफ देखा। हारिब को जवाब देना वो सवाब समझती थी, पर आज वो खामोश थी। अरूब बुझे दिल से अलमारी से अपना बिस्तर निकाल लाई और फर्श पर बिछा कर लेट गई। हारिब उसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। अभी वो लेटी ही थी जब कमरे का दरवाज़ा बजा। अरूब ने उठकर जल्दी से बिस्तर बेड के नीचे किया और उठकर दरवाज़ा खोला, पर सामने किरण को देखकर उसके माथे पर बल पड़े। तुम्हें दादा साईं बुला रहे हैं, किरण ने कहा, और ये जा वो जा। अरूब गहरा सांस लेती सहन में खड़े हशमत अली के पास आई। बेटी, हवेली चलना है, तुम तैयार हो जाओ। हशमत अली ने अरूब की तरफ देखते गहरी संजीदगी से कहा। क्या सच? बाबा मान गए?
अरूप खुशी से चहक उठी। हारिब भी कमरे से बाहर आ गया। किरण भी सहन में ही थी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले चलता हूँ। सरदार साईं से बात करने का मौका नहीं मिला। हशमत अली ने सुबह अरूप का उदास चेहरा देख लिया था। वो हवेली बलाज खानजादा से बात करने की गर्ज से गया था, पर बलाज खानजादा आजकल उसे कम ही मुखातिब करता था। हशमत अली को बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि वह अरूप को हवेली ले जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सरदार साईं उसकी बेइज्जती करेंगे, पर अरूप अपनों से मिल तो लेगी। हशमत अली ने गहरा सांस लेते कहा तो अरूप फिर से उदास हो गई। बाबा, हम दोनों पर गुस्सा होंगे। अरूप ने उदासी से कहा, कोई बात नहीं, हम उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे। तुम तैयार होकर आ जाओ। हशमत अली ने अरूप के सर पर हाथ रखते कहा। हारिब पीछे खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। ठीक है, मैं अभी आई। अरूप तो खुद हवेली जाकर सबसे मिलना चाहती थी, खासकर अपने बाबा। कितने दिन हो गए ना इसने अपने बाबा को देखा, ना सुना, ना उनसे मोहब्बत जताई। अब तो अरूप की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसका दिल चाहता था कि वो बलाज खानजादा के सीने से लगकर उनसे माफ़ी मांगे, और यही सोचकर अरूप ने जाने की हामी भरी। अरूप कहीं नहीं जाएगी। हारिब की भारी आवाज़ पर इन दोनों ने चौंक कर हारिब की तरफ देखा। क्यों? हशमत अली ने माथे पर बल डाले पूछा, जबकि अरूप की आंखों में खौफ फैला। क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ और ये मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। हारिब कह तो हशमत अली से रहा था, पर देख अरूप को रहा था। अरूप भी हारिब की तरफ ही देख रही थी। इस घर में बड़ा मैं हूँ, मेरी बात की कोई अहमियत है या नहीं? हशमत अली ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। दादा साईं, ये इसी सूरत इस घर से निकलेगी जब उसने सबको सच बताना हो, वरना ये कहीं नहीं जाएगी। हारिब की आंखों में गुस्से की लकीरें थी। अरूप खामोशी से खड़ी हारिब को सुन रही थी। कैसा सच? हशमत अली ने नासमझी से पूछा। ये जानती है मैं किस सच की बात कर रहा हूँ? हारिब ने अरूप को घूरा। मुझे कहीं नहीं जाना, आप रहने दें। हशमत अली से पहले अरूप बोल उठी। तुम इसकी फिक्र मत करो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हशमत अली ने हारिब की बातें नज़रअंदाज की। लेकिन मैंने कहा ना बेटी, तुम चलो, ये अभी गुस्से में है, वापस आकर इसे ठीक कर लेंगे। हशमत अली ने हारिब को आंखें दिखाईं, जिसका इस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। हशमत अली की बात पर अरूप सर हिलाकर कमरे में मुंह हाथ धोने की गर्ज से जाने लगी। अरूप, तुम कहीं नहीं जाओगी। हारिब गुस्से से धाड़ा तो अरूप ने सहम कर हशमत अली की तरफ देखा। हशमत अली ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी, जो हारिब से छुपी न रह सकी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुमसे वापसी के सारे हक छीन लूँगा। हारिब अरूप की तरफ आंखों में आंखें डालकर गुस्से से घुराया तो अरूप की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हारिब से अलहदगी का सोच भी नहीं सकती थी। हारिब, पुत्र क्या हो गया है? वो हवेली ही तो जा रही है, इतनी सी बात पर कोई ऐसे कहता है? हशमत अली को हारिब की बात बुरी लगी थी। आपके लिए ये इतनी सी बात है? उसने मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी और आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हारिब का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अरूप को परेशानी होने लगी कहीं हारिब गुस्से में से कुछ उल्टा सीधा न कह दे। मैं नहीं जाऊंगी हारिब, प्लीज़ चुप हो जाओ। अरूप ने भीगी आंखों से कहा। गुड फॉर यू बेबी। हारिब ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अरूप की तरफ उछाली। हारिब, तुम इसे धमकी दे रहे हो? हशमत अली को हारिब पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था हारिब अरूप को दबा रहा है। कुछ भी समझ लें, पर यह कहीं नहीं जाएगी। इसने मुझे सबकी नज़रों में जलील कर दिया और अब चली है अपनों की खुशियों में शामिल होने। हारिब ने गहरा तंज किया तो अरूप नज़रें झुका गई। हारिब, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। हशमत अली ने अफसोस से कहा। मैं जानता हूँ दादा साईं, मैं ऐसा नहीं था, पर इस लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं रात भर सो नहीं पाता, सिर्फ ये सोच कर कि सरदार साईं का रवैया आपके साथ पहले जैसा नहीं रहा। इनकी वफादारी करने में आपने सालों गुजार दिए और इस लड़की की एक बेवकूफ़ी ने सब बर्बाद कर दिया। किसी एक का भी नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। और आप चले हैं इसकी खातिर सरदार साईं से लड़ने? नहीं दादा साईं, हमने पहले भी कुछ नहीं किया था, हम अब भी कुछ नहीं करेंगे। सब इसी का किया धरा है। इसने बिगाड़ा है तो संवारेगी भी यही, वरना दूसरी सूरत में ये इस घर में बाहर एक कदम नहीं रखेगी, और अगर रखा तो जो होगा उसकी जिम्मेदार ये खुद होगी। हारिब ने आखिरी अल्फाज अरूप की तरफ देखते कहा और वहाँ से चला गया। अरूप रोते हुए अपने कमरे में चली गई। हशमत अली कुछ देर खड़ा रहा, फिर गहरा सांस लेते हवेली चला गया। किरण भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा अपने ही ध्यान में महर के करीब से गुजरा तो महर ने हल्की सी आवाज़ में कहा। मुस्तफ़ा ने चौंक कर मुड़ते महर की तरफ देखा और देखता ही रह गया। वो ब्लैक फ्रॉक में लाइट मेकअप किए सीधी मुस्तफ़ा के दिल में उतर रही थी। मुस्तफ़ा यकटक महर को देखने लगा। महर की शर्म से पलकें लरजने लगी। महर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ गुड़िया को नीचे ले आओ।
अलीना महर और मुस्तफ़ा को देखकर इस तरफ आई और गुस्से से बोली। महर ने एकदम घबराकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा जो रिलैक्स खड़ा था। जी, महर कहकर जाने लगी पर मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलीना ने घूर कर मुस्तफ़ा को देखा पर वहाँ फ़र्क किसे पड़ रहा था। तुम सिर्फ अपने शोहर यानी मुस्तफ़ा खानज़ादा के साथ ही जचती हो और हमेशा तुम्हें अपनी नज़रों के हिसार में ही रखना चाहता हूँ। गुड़िया लाला और खानी एक साथ उसे लेकर आएंगे। मुस्तफ़ा महर का हाथ मजबूती से थामे बिना अलीना की तरफ देखे इबादत को लेने चला गया। पीछे अलीना दांत पीसती रह गई। मुस्तफ़ा, ये आपने क्या किया? नानो साईं को गुस्सा। मुस्तफ़ा महर का हाथ पकड़े उसे खींचते ले जा रहा था। महर उसके साथ खींचती चली जा रही थी। महर बोली तो मुस्तफ़ा ने पलटकर उसके नरम गुदाज होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया। बहुत बोलती हो तुम, जितना बोलती हो इतना मुझ पर प्यार लुटा लिया करो। मुस्तफ़ा ने महर के होंठों पर फोकस करते कहा। अब मिलते ही कब है जो मैं प्यार लुटाऊं? महर ने क्यूट सा मुँह बनाकर कहा। मिलना चाहती हो मुझसे? मुस्तफ़ा ने महर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगाया। मुस्तफ़ा छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। महर ने एकदम बुखला कर कहा। वो लॉन से ज़रा दूर खड़े थे, कोई भी इन्हें देख सकता था। वह यही देखना था मैंने। तुम बस बातें करती हो, करती कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा ने घूर कर कहा। यहाँ लॉन की साइड में खड़े होकर मैं क्या करूँ आपके साथ? महर ने झुंझला कर कहा। डरती रहो तुम, मैं अपना काम करके रहूँगा, कोई देखता है तो देखे। मुस्तफ़ा कहते ही महर के होंठों पर झुक गया। महर भी मुस्कुराकर मुस्तफ़ा के गले में बाहें डालकर सुकून से आंखें बंद करती उसका साथ देने लगी। कुछ पल यूं ही सिरके वो आसपास भुलाए एक दूसरे में मगन थे। महर को महसूस हुआ कोई उनके आसपास है। इसने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो अलीना हैरत से मुंह खोले इन्हें ही देख रही थी। महर की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। उसने मुस्तफ़ा को कंधों से पकड़कर पीछे करना चाहा पर मुस्तफ़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अलीना इन्हें खड़ी घूरे जा रही थी और महर मुस्तफ़ा को पीछे करने में लगी थी। मुस्तफ़ा ने गुस्से से महर के होंठों को आज़ादी बख्शी। क्या मसला है तुम्हें, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मुस्तफ़ा की आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था फिर से महर के होंठों पर झुक जाए। तुम तो ऐसे खड़ी हो जैसे कोई बुढ़ी चुड़ैल देख ली हो। महर के चेहरे पर खौफ देखकर मुस्तफ़ा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मुस्तफ़ा की अलीना की तरफ पीठ थी, इसलिए उसे अलीना के आने का पता नहीं चला, जबकि खुद को बुढ़ी चुड़ैल कहे जाने पर अलीना का पाड़ा चढ़ गया। महर, अलीना गुस्से से चीखी तो मुस्तफ़ा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सरेआम वाहियात हरकतें करते हुए अलीना को जैसे मौका मिल गया था मुस्तफ़ा को सुनाने का। अलीना की बात पर महर की आंखें नम हुई, जबकि मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़े। हमने कौन सी वाहियात हरकतें की हैं? मुस्तफ़ा ने लहजा सख्त होने से रोका। बेशरम इंसान, मुझे झुठला रहे हो, कुछ तो शर्म करो। या बाप की तरह शर्म बेच दी तुमने। अलीना के जो मुंह में आया वो कह गई, पर शहरोज़ के नाम पर मुस्तफ़ा की रगें तन गई। अगर हम बेशर्मी कर रहे थे तो आप कौन सा सीधी हैं? मज़े से खड़े होकर हमें देख रही थी। बेशर्म तो आप भी हैं। लाइव नेटफ्लिक्स देखने लगी। मुस्तफ़ा की बात पर महर ने झटके से सर उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। शायद उसे मुस्तफ़ा से जवाब की तवक्को नहीं थी, पर अलीना शर्म से कुछ बोल ही ना सकी। वो आंखें फाड़े महर को घूरने लगी। मेरी बीवी को घूरना बंद करें, ये मेरी मोहब्बत मेरी बीवी है। जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपना हक ले सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती। मुस्तफ़ा ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा और महर का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। अलीना का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। अलीना गुस्से से बुड़बुड़ाई और लॉन की तरफ चली गई। गुड़िया, मुस्तफ़ा ने इबादत के कमरे में दाखिल होकर उसे पुकारा तो इबादत ने मुस्कुराकर महर और मुस्तफ़ा की तरफ देखा जो एक साथ बहुत हसीन लग रहे थे। इबादत मुस्कुराकर खड़ी हो गई। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो नीचे। मुस्तफ़ा ने इबादत के सर पर हाथ रखते कहा, पर महर खामोश थी। हानी, क्या हुआ, चुप क्यों हैं आप? इबादत ने महर का परेशान चेहरा देखते कहा। नहीं, कुछ नहीं। महर ने फ़ौरन खुद को कंपोज किया। मुस्तफ़ा ने एक नज़र महर को देखा और इबादत का हाथ पकड़कर इसे नीचे लॉन में ले आए। बहरोज़ खानज़ादा स्टेज पर बैठा था। बलाज खानज़ादा थोड़ी दूर खड़ा था। रूप और बलाज खानज़ादा में बात ना होने के बराबर थी। महबूब खानज़ादा और उल्फत भी इबादत के साथ खड़े हो गए। इबादत आहिस्ता आहिस्ता चलती स्टेज के करीब आ रही थी, पर बहरोज़ खानज़ादा ने एक बार भी नज़रें उठाकर इबादत की तरफ नहीं देखा था। दुनियादारी के लिए वो खड़ा हुआ और नज़रें नीची रख के इबादत की तरफ हाथ बढ़ाया। इबादत नज़रें उठाकर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा जो इसे तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था।
चेहरे पर संजीदगी थी। इबादत ने अपना दायां हाथ बहरोज़ खान दादा के हाथ पर रख दिया। वो बहरोज़ खान दादा के संग स्टेज पर लगे डेकोरेट सोफे पर बैठ गई। बहरोज़ खान दादा उससे ज़रा फासला बनाकर बैठ गया, जो इबादत ने महसूस किया। जब मेहमान अरूब की गैर मौजूदगी नोट कर रहे थे, पर किसी ने बलाज खान दादा के गुस्से की वजह से पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरोज़ खान दादा और इबादत की जोड़ी को सराहा जा रहा था। तभी एक लड़की खान हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुई। उसने ब्लैक टाइट्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी। शानों से ज़रा नीचे तक आते गोल्डन डाई बॉल खुले छोड़े थे, जबकि दुपट्टा बददार बद जबकि दुपट्टा बदर्द था। पता नहीं अभी क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह कि दुपट्टे के बगैर थी। वो लड़की बड़ी शान से चलती सीधी स्टेज की तरफ आई। कैसे हो खान? बहरोज़ खान दादा जो मोबाइल में बिजी इबादत को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था, जानी पहचानी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, जबकि इबादत भी हैरत से अपने सामने खड़ी मॉडर्न लड़की को देखने लगी, जो मुस्कुराकर बहरोज़ खान दादा की तरफ देख रही थी। सिर्फ इबादत नहीं, सब हवेली वाले इस अनजान मॉडर्न लड़की को देख रहे थे। मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे, इसलिए किसी का भी ध्यान इस लड़की की तरफ नहीं गया। बहरोज़ खान दादा हैरत से खड़ा हुआ और अपने सामने खड़ी बेला को देखने लगा। बहरोज़ खान दादा कब से स्टेज पर खामोश बैठा था। उसने इबादत को मुखातिब करना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं था। वो जो पूर इसके लिए सजी थी, इसे अपना सजना बेकार लग रहा था, क्योंकि बहरोज़ खान दादा के चेहरे पर संजीदगी थी। इबादत का दिल चाहा वो कोई शरारत भरी बात करे या फिर उसकी तारीफ ही कर दे, पर बहरोज़ खान दादा संगदिल बने बैठा था। थक कर इबादत ने हल्की सी आवाज़ में बहरोज़ खान दादा को मुखातिब किया, पर वो अनसुनी करता मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। बहरोज़ सुने ना प्लीज़, इबादत ने फिर से हल्की सी आवाज़ में मिनमिना कर कहा, पर बहरोज़ खान दादा शायद इबादत से नखरे उठवाने के मूड में था। इबादत को यही महसूस हुआ। इबादत ने नज़रें तिरछी करके अपने खड़ूस संगदिल दूल्हे की तरफ देखा, जो वाइट शलवार कमीज में बहुत प्यारा लग रहा था। इबादत के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। खान हवेली के गेट के अंदर एक लड़की दाखिल हुई, जो टाइट्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहने, शाने तक आते गोल्डन डाई बाल खुले छोड़े, एक हाथ में हैंड बैग लटकाए बड़ी अदा से चलती सीधी स्टेज की तरफ आ रही थी। दुपट्टा उसके बगैर थी। हवेली के सब लोग उसे हैरत से देख रहे थे। बलाज खान दादा ने माथे पर बल डाले इस लड़की को देखा, जो उसे काफ़ी बोल्ड लगी। कैसे हो खान? बेला स्टेज पर आई और एक तंज भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इसने बहरोज़ खान दादा को मुखातिब किया। बहरोज़ खान दादा जो इबादत को इग्नोर करने के चक्कर में मोबाइल में मसरूफ़ था, जानी पहचानी आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाकर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। बेला आंखों में ढेरों शिकवा लिए बहरोज़ खान दादा को देख रही थी। इबादत भी अपने सामने खड़ी लड़की को हैरत से देख रही थी, जो बहरोज़ खान दादा को खान कह रही थी। बहरोज़ खान दादा खड़ा हुआ और एक नज़र सब पर डाली। हवेली के अफराद उसे ही देख रहे थे, जबकि बलाज खान दादा उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। बहरोज़ खान दादा ने सबसे नज़रें चुराईं। बेला तुम यहाँ? बहरोज़ खान दादा के चेहरे पर नागवारी थी। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गए हो। बेला ने तंज करते एक नज़र दुल्हन बनी इबादत की तरफ देखा। इबादत लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गई ये वही लड़की है जिसे बहरोज़ खानज़ादा मोहब्बत करता था, या फिर अभी भी करता है। इबादत ने बेला को सर ता पैर देखा। इसे बेला काफ़ी प्यारी पर बोल्ड लगी। इबादत को अपना आप बेला के आगे कमतर लगने लगा। बेला की खूबसूरती और बोल्ड ड्रेसिंग से ही बहरोज़ खानज़ादा इम्प्रेस हुआ था। ऐसी सोच इबादत की थी, जबकि इबादत बारबी डोल से कम न थी। तभी तो हवेली वाले उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। उसके मासूम नैन नकूश सबको अपनी तरफ मतवज्जो करते थे, और इबादत की इस मासूमियत पर तो बहरोज़ खानज़ादा अपना आप हारा था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, बहरोज़ खानज़ादा कहकर जाने लगा। क्यों, यहाँ क्या मसला है, या फिर बीवी से डरते हो? बेला ने निडर होकर कहा तो बहरोज़ खानज़ादा ने उसे गुस्से से देखा। इबादत की आंखें छलकने को बेताब थीं। मैं जब कह रहा हूँ अंदर चलते हैं तो अंदर चलो, बहरोज़ खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में घुरा कर कहा, तो बेला की इसके आगे बोलती बंद हो गई। वो बहरोज़ खानज़ादा का गुस्सा जानती थी, इसलिए चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। हवेली के सब लोगों ने इबादत समेत बहरोज़ खानज़ादा को उस लड़की के साथ हवेली के अंदर जाते उलझन भरी नज़रों से देखा। बेला तुम यहाँ कैसे? बहरोज़ खानज़ादा बेला को डाइनिंग हॉल में ले आया। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। बहरोज़ खानज़ादा का इतना पूछना था, बेला की आंखें छलकीं और वो झटके से बहरोज़ खानज़ादा के गले लगी और फुड़ फुड़ कर रोने लगी। बहरोज़ खानज़ादा ने ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भींची। उसे बेला का हक करना अच्छा नहीं लगा था। बेला क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? बहरोज़ खानज़ादा ने आहिस्ता से बेला को खुद से अलग करके पूछा। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते थे? बेला ने उल्टा बहरोज़ खानज़ादा से सवाल कर लिया। बस टाइम नहीं मिलता था।
बहरोज़ खान दादा की समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो खान। क्या मैं इतनी बुरी थी कि पलटकर एक बार भी मुझे पूछना गवारा नहीं किया कि हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि निकाह होते ही मुझे भूल गए। निकाह वाली बात पर बहरोज़ खान दादा ने चौंक कर बेला की तरफ देखा। तुम्हें मेरे निकाह का कैसे पता चला? बहरोज़ खान दादा ने हैरत से पूछा। मुझे सब पता है खान, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी का पता है मुझे। मैं अपनी मोहब्बत से बेखबर नहीं रही, पर तुम मुझे निकाह होते ही भूल गए। बेला के मुंह से लफ्ज़ मोहब्बत सुनकर बहरोज़ खान दादा खामोश हो गया। चुप क्यों हो खान? बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? बोलो खान। बेला बहरोज़ खान दादा का गिरबान पकड़े से झंझोड़ने लगी। बहरोज़ खान दादा ने गहरा सांस लेते उसे बाजुओं से थामा। मेरी बात सुनो बेला, मैं तुमसे अटैच था, पर सच यही है, मैं अपनी बीवी इबादत से मोहब्बत करता हूँ। बहरोज़ खान दादा ने बगैर किसी लगी लिपटी के बेला की समातों पर बम फोड़ा। झूठ! तुम इस दिन यूनी में मुझे प्रपोज करने वाले थे। जैसे ही फ़ोन आया तुम हवेली भाग आए और आज तक नहीं लौटे। मैं उम्मीद भरी नज़रों से रात तकती रह गई और तुम किसी और से निकाह फिर मोहब्बत कर बैठे। नहीं खान, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारे निकाह का सुनकर भी चुप थी, इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम लौट आओगे, पर मुझे ही आना पड़ा। और अब जब मैं आ गई हूँ, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगी। बेला की आंखों के डोरे सुर्ख हो गए थे। वो गुस्से से फट पड़ी थी। बहरोज़ खान दादा चुपचाप उसे सुन रहा था। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ना ही मैं तुम्हें कोई उम्मीद दिलाकर भागा था। बहरोज़ खान दादा ने नरमी से कहा। मैं कुछ नहीं जानती। इन 2 सालों में मुझ पर क्या गुजरी एक बार भी नहीं पूछा तुमने। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरे डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं अकेला महसूस करती हूँ, फिर भी तुमने मुझे पूछा तक नहीं। बेला गुस्से से चीखी। बेला की माँ कुछ साल पहले दुनिया से चली गई थी। बेला की इसके डैड से ज़रा भी ना बनती थी। माँ के जाने के बाद बेला अकेली हो गई थी। ऐसे में से बहरोज़ खान दादा की दोस्ती ने सहारा दिया था। बहरोज़ खान दादा बेला के हर हालात से वाकिफ़ था। बेला, मैं किसी रिश्ते से तुमसे रब्ता करता, मेरे पैरों में निकाह की बेड़ियां डाल दी गई थी। मुझे लगता था तुमसे कांटेक्ट करके मैं इबादत के साथ ज्यादती कर दूंगा। फिर मुझे महसूस हुआ मैं इबादत से मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये सच है बेला, मैं इबादत से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता अपनी बीवी के बगैर। पता नहीं कैसे, पर वो मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो चुकी है। इबादत का जिक्र करते बहरोज़ खान दादा की आंखों में उसका अक्स था, जो बेला की आंखों में मखफ नहीं रह सका। ठीक है, तुमने निकाह भी कर लिया, मोहब्बत भी कर ली, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? बेला फिर से रोने लगी। तुम लौट जाओ बेला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। दोस्ती भी नहीं, हमदर्दी भी नहीं। मैं इबादत को खोना नहीं चाहता। उसके लिए सबको छोड़ सकता हूँ, एक उसे नहीं छोड़ सकता। बहरोज़ खान दादा ने बेला की आंखों में आंखें डालकर साफ गोई की। बहरोज़ खान दादा रुका नहीं, वो तेज़ कदम लेता डाइनिंग हॉल से निकल पड़ा। बाहर खड़े बलाज खान दादा को देखकर वो ठटक गया। बाबा आप? बहरोज़ खान दादा ने घबराकर बलाज खान दादा की आंखों में सुर्खी उतरी थी। जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को वापस भेजो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलाज खान दादा का लहजा इतना सख्त था कि बहरोज़ खान दादा खामोशी से सर झुका गया। बेला पीछे खड़ी सब सुन चुकी थी। मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ रहने का, बेला ने तड़क कर कहा। तो बलाज खान दादा के माथे पर नागवारी से बल पड़े। बेला चुप हो जाओ। बहरोज़ खान दादा ने बेला को आंखें दिखाई। क्यों चुप हो जाऊं? सालों पहले इस शख्स ने मेरे बाप को इस गांव से निकाल दिया, और अब जब किस्मत ने तुम्हें मेरी झोली में डालना चाहा, तो फिर से इन सब ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। बेला की बात पर बहरोज़ खान दादा ने समझी से बहरोज़ खान दादा ने ना समझी से बेला को देखने लगा, जबकि बलाज खान दादा की रगें मजीद तन गई। कौन हो तुम? किस बाप की बात कर रही हो? बलाज खान दादा 2 कदम बेला की तरफ बढ़ते पूछा। मैं चौधरी हुसैन की बेटी हूँ, उल्फत फुफ्फो की भतीजी। बेला ने बलाज खान दादा के सर पर धमाका किया। उल्फत फुफ्फो? बहरोज़ खान दादा ने हल्की सी आवाज़ में बुड़बुड़ाया। ओह, तो तुम उस इंसान की बेटी हो जिसने मेरी बीवी पर गंदी नज़रें डाली थी। बलाज खान दादा ने बेला को खूनख्वार नज़रों से देखा। इसकी बात पर बहरोज़ खान दादा ने भी बेला की तरफ देखा। तब तक महबूब खान दादा, यूसुफ खान दादा और मुस्तफ़ा अंदर आ गए थे। तो आपकी बीवी कौन सा दूध की धुली? शट अप! इससे पहले बेला रूप के मुतालिक कुछ गलत बोलती, बहरोज़ खान दादा की धार ने उसे खामोश करवा दिया। जस्ट शट अप एंड गेट आउट! बहरोज़ खान दादा की आंखें खून छलकने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था बेला की ज़बान काट दे। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े अंदर आ रहे थे। बाहर स्टेज पर इबादत के साथ महर थी। मेहमानों की चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। रूप भी डाइनिंग हॉल में आ गई थी और नासमझी से सबकी तरफ देख रही थी।
खान, मैं नहीं जानती कौन गलत है कौन सही। मैं बस इतना जानती हूँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेला बहरोज़ खानज़ादा का हाथ पकड़ते रोते हुए बोली। सब ने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा जो बहरोज़ खानज़ादा से इश्क के दावे कर रही थी। उल्फत इस लड़की को गौर से देख रही थी। इसे ये चेहरा जाना पहचाना लगा, पर बेला की बात कि इसे बहरोज़ खानज़ादा से मोहब्बत है उल्फत को बहुत बुरी लगी। वो लड़की उसकी बेटी इबादत के हक़ पर डाका डाल रही थी। तुम्हारा बाप जानता है कि इस वक्त तुम यहाँ हो? बलाज खानज़ादा ने नफरत से पूछा। नहीं, मैं इन्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती। इनकी वजह से मेरी माँ मर गई। बेला फिर से सिसकने लगी। बहरोज़ खानज़ादा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों बेला को अंदर ले आया, हवेली के बाहर ले जाता और वहाँ से ही चलता करता। अब सबको बेला के मुतालिक पता चल गया था। अच्छी बात है, अब एक काम करो, यहाँ से भी चली जाओ, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारी शक्ल देखने को तरसेगा। बालाज खानज़ादा ने बहरोज़ खानज़ादा को आंखों से इशारा किया तो बहरोज़ खानज़ादा बेला का बाजू थामे उसे वहाँ से ले जाने लगा। जितना तुमने मुझे जलील करना था कर लिया, अब चलो यहाँ से। बहरोज़ खानज़ादा ने उसे अपने साथ खींचा। छोड़ो खान, मैं अपनी फुप्पो से मिले बगैर नहीं जाऊँगी। बेला ने झटके से हाथ छुड़ाया, फिर पहले रूप, फिर सबा, फिर उल्फत की तरफ देखा। उल्फत पर नज़र पड़ते ही उसकी नज़रें टिक गईं। सब न समझी से बेला को ही देख रहे थे। उल्फत फुप्पो, अब मेरी उल्फत फुप्पो है ना? बेला ने उल्फत के पास जाते उसके दोनों हाथ थाम कर कहा। उल्फत के दिमाग में क्लिक हुआ। इस लड़की की शक्ल चौधरी हुसैन से मिल रही थी, तो क्या वो इसके लाला की बेटी थी? महबूब खानज़ादा ने गुस्से से उल्फत की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू और बेयकीनी से अपने सामने खड़ी बेला को देख रही थी। तो तुम हुसैन लाला की बेटी हो? उल्फत ने टूटे फूटे अल्फाजों से पूछा तो बेला ने रोते हुए फौरन सर हिला दिया, पर वहाँ खड़े रूप समेत सबको सांप सूंघ गया। मुस्तफ़ा को अपने हुसैन मामू आज भी याद था। वो भी हैरत से बेला को देखने लगा। उल्फत ने रोते हुए बेला को खुद में भींच लिया। कितनी ही देर वो बेला को सीने से लगाए रोती रही। 25 साल हो गए थे उसे अपने लाला को देखे हुए, और आज उल्फत उसकी बेटी से मिल रही थी। मैं जानती थी आप मुझे इसी तरह गले लगा कर मिलेंगी, बेला ने उल्फत के सीने से लगे कहा। महबूब खानज़ादा से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। उल्फत, महबूब खानज़ादा ने उल्फत को तनबीहा नज़रों से देखा तो उल्फत ने नज़रें चुराई। लाला कैसे हैं? उल्फत ने बेला को खुद से अलग करके पूछा। पता नहीं, आपके लाला को मेरी फ़िक्र कब है, पैदा करके भूल गए बस। जब माँ की ज़रूरत थी तो आपके लाला की लापरवाही की वजह से वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक फुप्पो हैं, वो भी कोसों दूर। मेरा तो कोई नहीं है ना। बेला हिचकियों से रोने लगी। उल्फत ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी फुप्पो है ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उल्फत ने बेला को तसल्ली दी, पर महबूब खानज़ादा का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और बेला को उल्फत से अलग कर दिया। तुमने मिल लिया अपनी फुप्पो से, अब जाओ यहाँ से, महबूब खानज़ादा ने दो टोक अंदाज में कहा। तो बेला ने इल्तिजाई नज़रों से उल्फत की तरफ देखा। बहरोज़ खान उसे गेट तक छोड़ आओ, महबूब खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहा। तो बहरोज़ खानज़ादा ने फिर से बेला का बाजू पकड़ा। पप्पो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लें। बेला ने उल्फत का हाथ थामे कहा। उल्फत ने सवालिया नज़रों से महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। महबूब खानज़ादा ने रुख मोड़ लिया। चलो बेला, बहरोज़ खानज़ादा ने फिर से कहा तो बेला फट पड़ी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरी पप्पो का घर है, समझे तुम, बेला ने चिल्ला कर कहा। तो बहरोज़ खानज़ादा ने गुस्से से उसे गेट तक ले जाने लगा, पर बलाज खानज़ादा के इशारे पर वो रुक गया। सब ने सवालिया नज़रों से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा। भाई साहब मेहमान है, रुखसती की तैयारी करो। बलाज खानज़ादा कहकर रुका नहीं, वो बाहर लॉन में चला गया। उसकी बात में छुपा मतलब सब समझ गए थे कि हवेली मेहमानों से भरी है, बेला को तमाशा ना कर दे। इसलिए बलाज खानज़ादा ने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर ली। और रूप की वजह से बलाज खानज़ादा पहले ही डिस्टर्ब था, वो मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा बेला का फ़ैसला वो सुबह करेगा। फ़िलहाल इबादत की रुखसती ज़रूरी थी। सब लोग बाहर लॉन में चले गए। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ बेला और उल्फत ही खड़ी थी। तुम्हारा नाम बेला है? उल्फत ने बेला की ठोड़ी छू कर पूछा। जी, पता है आज मेरी बेटी की रुखसती है, चलो तुम भी हवेली के फंक्शन में शामिल हो जाओ। उल्फत ने मुस्कुरा कर कहा। वो बाहर दुल्हन आपकी बेटी है? बेला की समातों ने जैसे गलत सुना। हाँ, मेरी बेटी है, तुम्हारी कज़न सिस्टर। उल्फत ने खुशी से कहा और बेला का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आई। बेला को यह सुनकर दुख हुआ कि बहरोज़ खानज़ादा की बीवी उसकी फुप्पो की बेटी है। बहरोज़ खानज़ादा स्टेज पर आया तो इबादत ने उसे जांचती नज़रों से देखा। वो पूछना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जो सब इतनी देर से हवेली के अंदर थे, पर वो किसी से पूछ ना सकी। महर भी उसके साथ ही बाहर थी, वरना वो महर से पूछ लेती। बहरोज़ खानज़ादा ने भी
इबादत की तरफ देखा अभी भी इबादत की तरफ नहीं देखा था। वो अपनी बात पर कायम था। रूप और उल्फत स्टेज पर आई। बेला उल्फत के पीछे ही थी। इबादत ने उलझन ज़दा नज़रों से बेला की तरफ देखा। वो लड़की अभी भी हवेली में मौजूद थी और उसकी माँ और बड़ी माँ के पीछे स्टेज तक आ गई थी और किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था। रुखसती करके इबादत एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। उसे बहरोज खानदादा के कमरे में पहुंचा दिया गया, जबकि बेला को उल्फत ने इबादत के कमरे में रहने का बोल दिया था। तब मेहमान चले गए थे। हवेली के सब अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रुखसती का फंक्शन रात 12 बजे इख्तिताम को पहुंचा। गुड़िया, ये तुम्हारे मामू की बेटी बेला है। इबादत बहरोज खानदादा के कमरे में गुलाब की पत्तियों से बिखरे बेड पर बैठी थी। जब उल्फत ने आकर उसकी मालूमात में इजाफा किया, इबादत ने हैरत से अपने सामने खड़ी बेला की तरफ देखा, जिसका ध्यान इबादत की तरफ नहीं था। वो बहरोज खानदादा और इबादत के सजे कमरे को संजीदगी से देख रही थी। बेला, ये मेरी गुड़िया है। उल्फत ने बेला को मुखातिब किया तो वो चौंक कर बेड पर बैठी इबादत की तरफ देखने लगी। तो ये है मेरी खान की मोहब्बत, बेला ने दिल ही दिल में सोचा। कैसी हो गुड़िया? बेला ने इबादत की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे इबादत ने कुछ पल सोचते थाम लिया। ठीक हूँ, इबादत ने संजीदगी से ही जवाब दिया। चलो हम चलते हैं, सुबह मुलाकात होगी। उल्फत बेला को लिए कमरे से निकल गई, पर इबादत के जहन में 100 सवाल गर्दिश करने लगे। अगर वो उसके मामू की बेटी थी तो स्टेज पर आकर इसने बहरोज खानदादा को खान कहकर क्यों मुखातिब किया? जाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तभी तो बहरोज खानदादा उसे लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया था। और अगर वो उल्फत से मिलने आई थी तो सबसे पहले उल्फत से मिलती। इस स्टेज पर बहरोज खानदादा से मिलने क्यों आई? इबादत जितना सोचती उतना उलझ रही थी, लेकिन वो बहरोज खानदादा से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उल्फत ने उसे सख्ती से मना किया था। वो बहरोज खानदादा के माजी के मुतालिक उससे कोई बात नहीं करेगी। हारिब शाम का निकला, रात 10 बजे घर आया था। उसके कमरे में आते ही अरूब इसके पर फट गई थी। समझते क्या हो खुद को? मैंने निकाह इसलिए नहीं किया था कि तुम मुझे बात बात पर छोड़ने की धमकी दो। अरूब ने हारिब के रूबरू खड़े होकर गुस्से से कहा। अपनी शक्ल गुम करो, मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। हारिब ने बेजारियत से कहा और अरूब की साइड से गुजर कर जाने लगा। अभी तक तो नहीं लगी थी तुम्हारे मुंह पर, अब लगूंगी। अरूब ने हारिब का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। हारिब पीछे बेड पर गिरा। अरूब जुनूनी अंदाज में हारिब पर चढ़ी और बिना उसे सोचे समझने का मौका दिए बगैर उसके होठों पर झुक गई। अरूब की इतनी बेबाकी पर हारिब की आंखें हैरत से फैलीं। अरूब हारिब के होठों पर शिद्दत से जसारत करते पीछे हो गई। मुंह लगना इसे कहते हैं। अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझा दूं। हारिब धक्का लगने की वजह से बेड पर सीधा लेट गया था। अरूब का नाजुक सरापा उसके वजूद पर था। अरूब के नर्म होठों का लम्स मिलते ही हारिब सब कुछ भूलने लगा। उसने अरूब को बाजुओं से पकड़कर झटके से घुमाकर अपने नीचे किया और एक सेकंड से पहले उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। अरूब पहले तो हैरान हुई, फिर हारिब के होठों का लम्स महसूस करते वो मदहोश होने लगी। हारिब के लम्स में नरमी थी। वो आंखें बंद के अरूब के होठों पर अपनी नरमाहट बिखेर रहा था। अरूब को हारिब की हल्की सी बियर्ड अपने होठों पर गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे जब गुदगुदी महसूस होती, हारिब शिद्दत से उसके होठों पर लम्स बिखेरता। कितने ही पल यूं ही सिरकते रहे। हारिब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। होश उसे तब आया जब अरूब का लगाया इल्ज़ाम उसके दिमाग में घुमा। हारिब झटके से अरूब से पीछे हुआ। अरूब ने हैरत से हारिब की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए अरूब की तरफ ही देख रहा था। हारिब, अरूब ने उठकर बैठते मोहब्बत से हारिब का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मुझे मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत से ही मुकम्मल होंगी। मैं बिखर गई हूँ हारिब, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में समेट लो। अरूब की आंखें नम पर लहजे में हारिब के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो हारिब को अपना आप सौंपना चाहती थी, और क्यों ना सौंपती? वो तो बनी ही हारिब के लिए थी। उसने अगर हारिब पर इल्ज़ाम लगाया था तो खुद भी रुसवा हुई थी। अपने प्यारे इससे दूर हो गए थे। सिर्फ हारिब के लिए वो अपनों की बेरुखी सह रही थी। कभी नहीं। तुम्हें रोता, बिखरता और टूटता देखकर मुझे सुकून मिलता है। हारिब ने झटके से अरूब के हाथ अपने चेहरे से हटाए। इतनी बुरी हूँ मैं? अरूब ज़ारो कतार रोने लगी। नहीं अरूब, तुम बहुत बुरी हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा खून कर दूँ। हारिब गुस्से से कहकर उठकर जाने लगा। हारिब, तुम मुझे अधूरा नहीं छोड़ सकते, मैं मर जाऊंगी। अरूब ने हारिब को गिरेबान से पकड़ लिया। तुम सारी ज़िंदगी अधूरी ही रहोगी और अधूरी ही मरोगी। आज तो मेरे करीब आ गई, दोबारा ये गलती मत करना, वरना इस रात तुम मेरे जुल्म का निशाना बनोगी। हारिब ने उसे कंधों से पकड़कर धक्का दिया। अरूब फर्श पर गिर गई।
اس کے منہ سے سسکی نکلی، پر اس درد سے زیادہ حارب کے الفاظ تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ اگر میں مر گئی تو؟ حارب نے فرش پر اسٹل بیٹھے کرب سے کہا، تو میں روز تمہاری بخشش کے لیے دعا کر دیا کروں گا۔ حارب جو کمرے سے جانے لگا تھا، حارب کی بات پر مڑا اور نفرت سے کہتا واپس مڑ کر چلا گیا۔ حارب کی اتنی صفاقی پر حارب کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ در آئی۔ میں واقعی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ بابا اور ماما کا میں نے دل دکھایا ہے، وہ مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ حارب پر میں نے الزام لگایا، اسے بابا سے تھپڑ پڑے، میں پھر بھی کچھ نہ بولی، اسے سب کے بیچ ذلیل کر دیا۔ ماما بابا کی محبت بھی چھن گئی، اور جس کے لیے یہ سب کیا اس نے تو ایک پل کے لیے بھی پیار سے بات تک نہیں کی۔ میں نے حارب سے اس کی خوشیاں چھین لی، اس کی محبت چھین لی، اسی لیے میں آج اکیلی ہوں۔ میں تو معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ میں کس لیے زندہ ہوں؟ کیوں زندہ ہوں؟ میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا اللہ، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ میں نے بہت کوتاہیاں اور گناہ کر دیے، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نفرتوں کی عادی نہیں ہوں، میں نہیں سہ سکتی سب کی نفرت۔ میں بابا اور حارب کی نفرت نہیں سہ سکتی۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ عروب فرش پر ماتھا ٹکائے زاروں قطار رونے لگی۔ یہ سوچے بغیر کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور جانے سے پہلے پھر کہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں یہ ناول کیسا جا رہا ہے، آپ کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں، اور اگر پسند آ رہا ہے تو لائک کی صورت میں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔